अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कल मैंने बताया कि जिस तरह हम इंडिविजुअल्स के लीगल राइट्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमने हमारा लीगल राइट है कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमारा लीगल राइट है कि हमें सर्वाइवल का अपॉर्चुनिटी मिले, हमें जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले, हमें घर बनाने की। जिस तरह हमारे हर लीगल राइट्स हैं और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमने अपने घर वालों का ख्याल रखना है, हमने मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी मकसद के तहत, उनको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की भी लीगल एंटिटी होती है, लीगल राइट्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आज हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल है, जिस तरह स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कमर्शियल इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का मुआशरे की तरफ एक जिम्मेदारी है। स्कूल की जिम्मेदारी तालीम देना, यूनिवर्सिटी की तालीम देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके कमर्शियल प्रोडक्ट्स देती हैं, अवाम अवाम को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, जो जिस तरह हमारे पास इंडिविजुअल के लीगल राइट्स हैं, इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के भी लीगल राइट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी गिवन लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ओनर होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा जी, प्रोपराइटर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोपराइटर ओनर होता है कंपनी का, लेकिन कंपनी की जो लीगल राइट्स हैं वो सिर्फ उसके ओनर तक महदूद नहीं होते। जब कंपनी रजिस्टर होती है लीगली, तो उसके मल्टीपल उसको राइट्स मिलते हैं। और अगर वो कंपनी अपने आप को लीगली रजिस्टर करती है, ऑर्गेनाइजेशन लीगली रजिस्टर करती है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अच्छा जी, आफ्टर अडॉप्टिंग एनी स्पेसिफिक लीगल कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गेनाइजेशन टेक डिफरेंट लीगल फॉर्म्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 किस्म की लीगल फॉर्म में से कोई एक लीगल फॉर्म ले सकती है। वो 3 लीगल फॉर्म्स कौन-कौन सी हैं जी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। तो सवाल है जी स्लाइड पे, व्हाट आर द 3 लीगल फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? तो आपने ये 3 जवाब देने हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन है। उसका ओनर एक सिंगल पर्सन है, उसी की जिम्मेदारी है कंपनी चलाना। उसका नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार वही होगा। अगर वो किसी से कर्जा लेगा तो उसकी उतारने की ज़िम्मेदारी भी उस एक इंसान की होगी। The vast majority of small businesses start out as a sole proprietorship. These firms are owned by one person, usually the individual who has day-to-day responsibility for running the business. Sole proprietorship own all the assets of the business and the profit generated by it. They also assume complete responsibility of its liabilities, debts. In the eye of law and the public, you are one in the same with the business. बिजनेस जो जो करेगा उसकी जिम्मेदारी उस एक इंडिविजुअल की होगी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में हमारे पास एक से ज़्यादा ओनर आ जाते हैं। इन अ पार्टनरशिप, टू और मोर पीपल शेयर ओनरशिप ऑफ अ सिंगल बिजनेस। लाइक प्रोप्राइटरशिप, द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। जो बिजनेस फायदा या नुकसान करेगा उसका क्रेडिट उन तमाम पार्टनर्स को जाएगा। अगर नुकसान करे तो वो सारे पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। The partners should have a legal agreement that set forth how decisions will be made, profit will be shared, disputes will be resolved, how further partners will be added to the partnership, or what steps will be taken to dissolve the partnership when needed. ये डॉक्यूमेंट अहम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करेगा कि उन्होंने आपस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, कोई नया पार्टनर कैसे ऐड करना है, कंपनी कैसे डिसॉल्व करनी है, शेयर्स कैसे आपस में एक्सचेंज करने हैं। They also must decide upfront how much time and capital each will contribute. जब एक दफ़ा कंपनी स्टार्ट होगी, अप फ्रंट मतलब कि जब एक कंपनी स्टार्ट होगी तो हर जो ओनर है कंपनी का, वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाएगा। जितना पैसा वो लगाएगा मोस्ट प्रोबेबली उतने ही उसके शेयर्स होंगे, उतने परसेंट शेयर होंगे।
अब हम आगे चलते हैं। लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आखिरी हमारी थर्ड फॉर्म है जी कॉरपोरेशन। अ कॉरपोरेशन charted by the state is charted by the state in which it is headquartered is considered to be by law to be a unique entity separate and apart from those who own it. जो कॉरपोरेशन है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो कंपनी चलाने की जिम्मेदारी है वो एक हेडक्वार्टर पे आती है, ना कि उसके ओनर के ऊपर आती है। ओनर जो होते हैं वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम हेडक्वार्टर के अंदर जो पढ़ा लिखा इंसान है या जो एक्सपीरियंस इंसान है वो हायर करके कंपनी चलाने की जिम्मेदारी उसको दे सकते हैं, लेकिन हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी कंपनी चलाने की। तो हेडक्वार्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और कॉर्पोरेट कैन बी टैक्स्ड, इट कैन बी सूड, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ये सिर्फ कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है, पिछले जो हैं दो उनके लिए भी यही अप्लाई होता है। द ओनर ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर इट्स स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। जो कॉर्पोरेशन है उसके ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन चलाते शेयर होल्डर नहीं है। चलाते जो हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्टर बैठे हैं वो चलाते हैं। The shareholders elect a board of directors to oversee the major policies and decisions. The corporation has a life of its own, does not dissolve when ownership changes. ये जो आखिरी पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने तीन फॉर्म ऑफ लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, अपने पार्टनरशिप पढ़ा है और उसके बाद कॉर्पोरेशन पढ़ा है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक ही इंडिविजुअल कंपनी की ओनरशिप रखता है, लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो उसके बच्चों को इनहेरिटेंस में मिल जाएगी। इसमें कंपनी का नुकसान है कि जो बंदा चला रहा था, जो अकेली जिम्मेदारी उठा रहा था कंपनी चलाने की, जब वो उसकी डेथ हुई है तो सारा एक्सपीरियंस उसके साथ दफन हो गया। तो इसमें कंपनी का और क्लाइंट्स का नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप थी वो चली गई। इसके मुकाबले में जो हमारे पास है जी पार्टनरशिप, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा लोग कंपनी चलाने के जिम्मेदार हैं, उसमें भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर तीन लोग कंपनी के ओनर हैं और तीनों की इकट्ठी डेथ हो जाती है, किसी एक की होती है, तो वो टीम थी जो कंपनी को लेकर चल रही थी और अच्छा लेकर चल रही थी। और अगर उनमें से किसी एक की या सारों की डेथ होती है तो फिर इनहेरिटेंस में बच्चों को वो कंपनी चली जाएगी। तो जो कंपनी है और क्लाइंट का नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो विजन और जो एक्सपीरियंस था कंपनी चलाने का वो दफन हो चुका है। इन दो के मुकाबले में जो कॉरपोरेशन है वो लाइफ लॉन्ग है, वो काफ़ी आगे तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेडक्वार्टर जो है वो एक्सपीरियंस बंदों को एज अ डायरेक्टर रखता है। जो ओनर है वो ये नहीं कहता कि मैंने कंपनी चलानी है। ओनर ये कहता है कि मेरे पास वोट करने का हक है। मैं मेरे सामने जो भी डायरेक्टर, जो भी एक्सपीरियंस बंदा आएगा वो इंटरव्यू दे, अगर हमें वो बेहतर लगेगा तो हम उसको हेडक्वार्टर में रख लेंगे। हेडक्वार्टर ने कंपनी चलानी है। अब ये जो मेथड है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो हेडक्वार्टर में आएंगे, वो कंपनी चलाएंगे, लेकिन अगर उनमें से किसी की भी डेथ होती है तो उसको रिप्लेस कोई और एक्सपीरियंस बंदा कर देगा। अगर ओनर की डेथ होती है तो वो ओनरशिप इनहेरिटेंस में आगे ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी एक एक्सपीरियंस लोग ही चला रहे होंगे। अच्छा जी, अब हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और अब यहाँ पे लफ्ज आ गया कंपनी। जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में बुनियादी फ़र्क है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप ऑफ लीगल एंटिटी हो सकती है, लेकिन वो जो भी लीगल एंटिटी हो वो किसी न किसी मुल्क में रजिस्टर होना ज़रूरी है। और जब वो लीगल एंटिटी रजिस्टर हो जाएगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी बन जाएगी। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क ये है कि जो रजिस्टर्ड एंटिटी है वो एक कंपनी कहलाएगी। जो सिर्फ फिलोसॉफिकली या लीगली हम बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप हो सकती हैं। वो रजिस्टर होगी तो वो कंपनी बन जाएगी। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी मेड अप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पीछे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करके आए हैं। A company is a legal entity made up of association of people. Company members share a common purpose and unite in order to focus their various talents and organize their collective available skills or resources to achieve specific declared goal. The essence of a company is that it enjoys an independent existence as a legal person. The ownership of a company is divided into a number of shares. An individual or another company may own one or more share. Individual who own share in a company are known as shareholders or members of the company. अब क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी के ना यहाँ पे आपको चार टाइप्स नजर आ रही हैं, लेकिन ये चार टाइप्स नहीं है। मैं इसमें बता देता हूँ कि कौन सी आपस में मुकाबले में और कौन सी उनकी सब कैटेगरीज हैं। कंपनी की या टाइप हो सकती है पब्लिक या टाइप हो सकती है प्राइवेट। लेकिन
कंपनी अगर पब्लिक है तो आगे उसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक अनलिमिटेड। इसी तरह जो प्राइवेट कंपनी है उसकी आगे दो टाइप हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट अनलिमिटेड। लेकिन जो दो टाइप्स जिनका आपस में मुकाबला है वो पब्लिक और प्राइवेट का है। इनकी सब कैटेगरी है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अब पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? Public companies are allowed to offer their share to the public and the name must end with public limited company। ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक प्लेस करती है और आम आवाम वो स्टॉक खरीद सकती है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका ओनर सिर्फ और सिर्फ चंद लोग नहीं होते, अब उसके ओनर स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर आम इंसान भी हो सकता है, तो वो एक पब्लिक कंपनी बन गई है। A public company has minimum paid up capital of 5 lakh. There is no limit of the number of members। इसमें members की कोई लिमिट नहीं है। पेड अप कैपिटल रजिस्टर होने के लिए 5 लाख का होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड इट्स नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके ओनर बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसके ओनर गिने चुने होते हैं जिन्होंने शुरू के टाइम पे कंपनी को बनाते वक्त आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, और फिर जब एक दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो फिर वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से उसमें कैपिटल डालते हैं, कंपनी में पैसा डालते हैं, फिर कंपनी को ग्रो करते हैं और फिर कंपनी मुनाफा बख्श होती है, तो वो मुनाफा भी उन्हीं ओनर्स के दरमियान में डिवाइड होता है। जो पब्लिक कंपनी है जो इससे पिछली थी उसमें जो मुनाफा आता है वो उसके स्टेक होल्डर्स या जो आम आवाम है उसमें भी डिविडेंड डिवाइड होंगे, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो प्रॉफिट है वो उन ओनर्स जो के शुरू में थे उन्हीं के दरमियान में डिवाइड होगा। अच्छा जी, इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। इट प्रोहिबिट्स एनी invitation from public for subscription to share and to shares and any acceptance of deposit from person other than members of the directors। ये अलाउ नहीं करते कि ये पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स को एक्सचेंज करें। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि हमने पब्लिक और प्राइवेट पढ़ लिया, अब आगे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, लिमिटेड कंपनी और एक है अनलिमिटेड कंपनी। अब ये इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूंगा। अच्छा जी, मैं मिसाल ये पेश करूंगा कि तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या कंप्यूटर साइंस के बंदे थे, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, और जब सॉफ्टवेयर हाउस बनाया ना उन्होंने कहा कि अब हम सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं तो हम इसकी पार्टनरशिप आपस में कर लेते हैं 33% इंसानों ने अपने हिस्से में 33% ले आए, पीछे 1% रह गया, उन्होंने कहा कि हम सर मुराद को दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, वेलकम जी, आप मुझे 1% दे दें। अब इस टाइम कंपनी के ओनर चार हैं, लेकिन ओनरशिप इक्वली नहीं डिवाइड नहीं हुई भी। जो तीन लोग हैं उनके पास 33% शेयर है और एक शख्स है उसके पास 1% शेयर है। जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, अब ये कंपनी जो बनी, चार लोगों ने बनाई कंपनी, ये वक्त के साथ साथ ग्रो की, लेकिन एक बुरा वक्त आया, इन्होंने कर्जा लिया, कर्जा वापस पे बैक नहीं कर सके, वो लाइबिलिटी बन गया। तो जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, अगर ये अनलिमिटेड कंपनी होती तो इस अनलिमिटेड कंपनी में जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी इक्वल जिम्मेदारी थी कि वो कर्जे को वापस करें। बेशक सर मुराद ने 1% उसका शेयर लिया, लेकिन 25% जिम्मेदारी सर मुराद की है कि वो कर्जा वापस करें। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की इक्वल जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे बैक करें, डेट को पे बैक करें। In an unlimited company, the shareholders are equally liable for all the company's debt. The shareholder or member of this type of company have unlimited liability. This means each member is jointly and severely liable for the debt of the company in event of its winding up. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है लिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड के अंदर दो हमारे पास सब कैटेगरीज हैं, एक है लिमिटेड बाय शेयर और एक है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि नॉर्मली जब हम कहते हैं ना प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो वो 98% लिमिटेड बाय शेयर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, क्योंकि आपको वो नाम में ये नहीं बताएंगे कि ये लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है। मिसाल के तौर पे अगर जी कोई भी है, अगर हम ये वेव्स
प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, या फिर हम कह देते हैं डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो अपने नाम के अंदर ये नहीं बताते लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। अगर ये नहीं लिखा होता तो वो 100% लिमिटेड बाय शेयर है, नहीं तो वो बताएंगे कि लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी। अब इन दो के अंदर हम पहले लिमिटेड बाय गारंटी को स्टडी करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर वो कंपनीज आती हैं जो मोस्टली चैरिटीज होती हैं, ऐसी फलाही इदारे जो अपना मुनाफा लोगों पे ही खर्च करें, ना कि अपने किसी डायरेक्टर या किसी ओनर को दें, वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अच्छा, अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे हम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब बनाई मैंने है, मुराद खान ने जी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। मुराद खान के नाम पे लाखों लोगों ने पैसा दे दिया, 1 लाख रुपया इकट्ठा भी हो गया है मिसाल के तौर पे। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं भी ये लीगली उसको इजाज़त नहीं है कि वो 1 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ वो मुराद खान को दे। अगर मुराद खान उसके अंदर लिमिटेड बाय गारंटी, यानी मुराद खान गारंटर था, क्योंकि जो चैरिटी है उसके कोई डायरेक्टर नहीं होंगे, अगर डायरेक्टर चलाने वाले भी होंगे तो उसका कोई ओनर शेयर होल्डर नहीं होगा। जो मुराद खान है वो गारंटी दे सकता है 1 लाख लोगों को कि अगर ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पैसे लेके भाग जाती है तो मैं इतने पैसे आप लोगों को दे दूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि ये चैरिटी काम करेगी। लेकिन मैं ये इख्तियार नहीं रखता कि जो लोगों ने 1 लाख रुपया चैरिटी को जमा कराया है वो मैं पैसे इस्तेमाल कर लूँ। तो उसके अंदर स्टेक होल्डर नहीं होता। जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज है उनमें स्टेक होल्डर्स नहीं होते, उसमें गारंटर होता है, गारंटी देता है कि अच्छा अगर कंपनी भाग गई तो मैं इतने पैसे दूंगा। लेकिन अगर कंपनी कोई चैरिटी ले रही होती है, कोई मुनाफा कमा रही होती है, तो इसमें स्टेक होल्डर को कोई हिस्सा नहीं जाता। इसके मुकाबले में लिमिटेड जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसके अंदर अगर कंपनी फायदा करती है, अगर कंपनी मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे का डिवीजन होगा जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके दरमियान। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी कि कंपनी 4 लोगों ने बनाई, 3 लोगों के 33% शेयर थे और सर मुराद का जी 1% शेयर था, और जो प्रॉफिट आया वो 1 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो उस 1 करोड़ में से जो 33 लाख हैं वो बाकी सारों के दरमियान में चले जाएंगे, 33 और 1 लाख सर मुराद के पास आ जाएगा। जो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिनेरियो में कि जितना परसेंट कंपनी ओनरशिप जिसकी थी उतने परसेंट प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स के अगेंस्ट उनको डिविडेंड मिलता है। हर साल जितना प्रॉफिट आता है वो फिर उसको डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। अच्छा जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट इज मोस्ट कॉमन form of a company used by business ventures. Specifically, a limited company is a company in which the liability of each shareholder is limited to the amount of individual investment. हाँ जी, जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर जिम्मेदारी भी उतनी ही पड़ती है जितने आपके परसेंट शेयर हैं। अगर लिमिटेड कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, अगर पैसे लेके भाग जाती है, तो जितनों ने 33% ओनरशिप रखी थी वो 33% जिम्मेदार हैं उस कर्जे को उतारने के। जिसने 1% का शेयर लिया वो 1% जिम्मेदार है उस कर्जे को उतारने का। कॉर्पोरेशन आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड कंपनी। अच्छा जी, अभी टाइम हमारे पास कितना है? 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, अब आखिरी जो हमारा सेक्शन है इस स्लाइड का वो है कंपनीज के असेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, विच असेंशियल डॉक्यूमेंट शुड ईच कंपनी मेंटेन फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। वो 4 जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है। Constitution of a company, director and the company secretary, disclosure requirements, corporate governance. Constitution of a company. All companies must have a written constitution which constitute of 2 documents. सबसे पहला है जी memorandum of association which control its external relations, and article of association which states how internal affairs to be run. जो आइन है किसी भी कंपनी का वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है। इस आइन के 2 हिस्से लाजमी होना ज़रूरी है। एक हिस्सा है इसका एक्सटर्नल रिलेशंस का, कि कंपनी एक्सटर्नली कैसे काम कर रही है, और दूसरा हिस्सा इसका है कि कंपनी इंटरनली कैसे काम कर रही है। जो एक्सटर्नल वाला है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो इंटरनल है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आ जाते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे।
This document covers the following matters: the name of the company, the country in which it is registered, office will be located, the objects of the company, the liability clause, the company's authorized share capital, and the number and nominal value of its shares. ये हो गया जो उसके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर कोई ये कंपनी नहीं भी प्रोवाइड करती तो आम आवाम का ये हक है कि वो लीगली उनसे मांग सकती है। लीगल आप केस करके भी ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। अगला है जी the article of association. This document usually address the following topics: the rule to be applied in allocating new shares. इंटरनल कंपनी के अंदर हमने नया शेयर एलोकेट करना तो वो किस रूल के तहत करना है। द रूल्स गवर्निंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर करने तो उसके क्या असूल ज़वाबित हैं। रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, अगर शेयर होल्डर और मेंबर आपस में मुलाकात करें तो उसके क्या रूल्स हैं। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स हैं उनको हमने ऐड या रिमूव करना है तो उसके क्या हमारे असूल ज़वाबित हैं। पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ताकत कितनी हमने एलोकेट करनी है, उनको पावर कितनी देनी है। डिविजन एंड डिविडेंड्स एंड रिविजन, हमने जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना डिविडेंड और रिजर्व्स देने हैं, तो ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए मेंटेन करना जरूरी है वो है डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज। अब डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू रन द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। आप क्योंकि ओनर जिम्मेदारी ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता कंपनी को चलाने की, लेकिन एक काम वो जो अच्छा कर सकता है कंपनी के लिए कि वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है। अब प्रोफेशनल जो है वो जो हायर करेगा उनको हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी चलाने वाले वो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दे हैव कंसिडरेबल पावर इन अ लार्ज कंपनी विद मैनी शेयर होल्डर्स। द इफेक्टिव डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज वीक। जो डायरेक्टर है किसी कंपनी का जिसके शेयर होल्डर्स काफ़ी हैं, उसके पास पावर काफ़ी होगी क्योंकि वो चला रहा है कंपनी को, तो जितने मर्जी शेयर होल्डर्स हों जिम्मेदारी तो डायरेक्टर पे आएगी। तो डायरेक्टर के पास पावर तो है, लेकिन डायरेक्टर के पास ये पावर नहीं है कि उसको सिलेक्ट किया जाए या उसको उतारा जाए। उसके पास डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं है। वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल शेयर होल्डर्स के पास है। शेयर होल्डर्स वोट देके डायरेक्टर को उतार भी सकते हैं या किसी और डायरेक्टर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस सिचुएशन इज बैलेंस्ड बाय सीरीज ऑफ ऑब्लिगेशन। जिम्मेदारियां हैं इसके अंदर डायरेक्टर पे क्या क्या। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को कंपनी की भलाई के लिए काम करना चाहिए। डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज द स्किल एंड केयर इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सरसाइज किया, हाँ जी, क्योंकि हमने अब एक एक्सपीरियंस बंदा हायर किया है तो वो अपने स्किल और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करे कंपनी को आगे लेके जाने में, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे अपने स्किल की बेस पे ताकि कंपनी को वो आगे ग्रो करा सके। A director who has an interest in the contract made with the company must disclose the interest to the board of directors. अगर किसी एक डायरेक्टर ने कंपनी के साथ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो तमाम डायरेक्टर के सामने ओपन होना चाहिए ताकि पता चले कि डायरेक्टर जो था उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं था इस कंपनी के अंदर ज्वाइन करने से पहले। तो वो सारे जो हमारे पास स्टेक होल्डर हैं उनके सामने क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हैं डायरेक्टर की दो किस्में। मोस्ट कंपनीज हैव बोथ एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर नॉर्मली आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विद स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी। जो क्योंकि हेडक्वार्टर की पहले बात हुई, अगर किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर होगा और उसको सैलरी मिल रही है तो वो हमारा एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। और एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो होते हैं वो मंथली बेसिस पे उनको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने डेली कंपनी के अंदर आना होता है और अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी होती हैं। जबकि जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है वो एक एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। एडवाइजरी कैपेसिटी मतलब ये कि उसने मशवरा देना है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मिसाल ऐसे कि यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर का बोर्ड है उसमें हमारे पास पंजाब मिनिस्ट्री के कई मिनिस्टर्स हमारे डायरेक्टर्स हैं। अब वो एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं। उनको जब भी बुलाया जाएगा वो आके मशवरा दे सकते हैं, लेकिन वो ये जिम्मेदारी नहीं उठाते कि हम डेली बेस पे इस कंपनी को चलाएंगे। लेकिन जब भी उनको बुलाया जाएगा तो उनको एक फी पे की जाएगी। तो टिपिकली दे अटेंड मंथली बोर्ड मीटिंग्स टू ऑफर देयर बेनिफिट ऑफ देयर एडवाइस। अपना मशवरा दे सकते हैं। एंड आर पेड अ फी फॉर देयर सर्विस। वो अपने मशवरे की फिर फीस भी चार्ज करते हैं। डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी में होना लाजमी है।
जिसकी जिम्मेदारी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास संभाल करके, whose duty is to keep various records that a company is obliged to maintain. Because of the technical expertise required, small companies often appoint an outside professional advisor as a company secretary. जो small companies हैं वो secretary as a service अगर कोई प्रोवाइड करे तो वो उसको उसकी सर्विसेज ले लेते हैं, वो डेडिकेटेड बंदा नहीं हायर करते हैं। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। अब डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एक अहम डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उनको सिलेक्ट किया जाता है, शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो वोट करके कंपनी के डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हों तो वो तो उसके पास तो ये ताकत है वो हर महीने कोई नया डायरेक्टर ले आए या फिर उतार के कोई और डायरेक्टर लगा दे। तो डायरेक्टर को द लिमिटेड कंपनीज रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर अबाउट देयर ऑपरेशन, सॉरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं, वो अगले वाले में। अच्छा जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अ लिमिटेड कंपनी The limited companies are required to disclose information about their operation. All limited companies must submit an annual report and copy of their account to the registrar company. जो disclosure document है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हर कंपनी ने हर साल या 6 महीने या जो जो Q1, Q2, Q3, Q4 होता है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, फाइनेंशियल कैलेंडर के अंदर, हर सालाना या फिर 6 माह बाद या 4 महीने बाद उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा कराने। तो अब ये रजिस्ट्रार अगर पब्लिक कंपनी है तो स्टॉक मार्केट में बैठा होगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये कोई लीगल बॉडी होगी। लेकिन ये उनको जमा करवाएंगे कि उनका मुनाफा कितना हुआ, उनका लॉस कितना हुआ, उनकी लाइबिलिटीज कितनी है, उनके एम्प्लॉय कितने, उनके एक्सपेंस क्या है, उनके ओनर्स कितने हैं, स्टेक कितना है ओनरशिप के अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स हर कुछ देर बाद जो लोग हैं वो जो कंपनीज है वो जमा कराएंगी। हाँ जी वकास इब्राहिम, आपने सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर जी गलती से रेज हैंड हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है वो कंपनी की जिम्मेदारी कि वो जमा करवाए रजिस्ट्रार को। अब ये रजिस्ट्रार कंपनी के इनसाइड होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो या अगर पब्लिक कंपनी है तो स्टॉक मार्केट में जमा कराएगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो किसी लीगल एंटिटी को जमा कराएगा, क्योंकि लीगल एंटिटी ने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान में एक बैलेंस कायम करता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स इन कंपनीज एंड इट्स मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो रिलेशनशिप है डायरेक्टर्स का और स्टेक होल्डर्स का, उनको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें दोनों साइड की प्रोटेक्शन डालनी होती है कि डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हर महीने ना उतारा जाए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी प्रोटेक्शन ही होती है कि कोई डायरेक्टर टेक ओवर ना कर ले, मार्शल लॉ ना लगा ले कंपनी के ऊपर। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट होता है। ये 4 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हर कंपनी के लिए मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा क्लास, अब लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अटेंडेंस लगानी है वो अपनी तस्वीर खींच के सीआर को भेज दें, सीआर अटेंडेंस मेंटेन कर लेगा। लेक्चर एंड हो गया है, आप लोग अब जा सकते अस्सलाम वालेकुम सर, सीआर सर। हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कल की अटेंडेंस का इशू था, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स नहीं थे लिए, तो वो कल की अटेंडेंस का क्या करोगे सर? भाईजान मैंने आपको बताया था कल तो वैसे माशाल्लाह मुझे लगता है आप थे नहीं खुद भी। जी ऐसे सर, ही मुझे पता नहीं क्लास का। सीआर आपने ये अटेंडेंस मेंटेन करनी है, और आपके पास आप मुझे जिसकी अटेंडेंस दे दोगे ना मैं वो आगे भेज दूंगा, बेशक मुझे सारी क्लास की दे दो। अब अगर आगे से कोई कहते हैं कि सारी क्लास तो थी नहीं उस दिन, तो मैं कहूँगा जी जी सीआर सर, मुझे आप प्रूफ दो कि ये बच्चे फेक नहीं थे। अगर मैं आगे प्रूफ नहीं दूंगा ठीक है, तो आगे मैनेजमेंट कहेगी फिर हम इसकी एब्सेंट मार्क करें। मैं कहूँगा जी ठीक है सर। आपका मकसद है कि आपने प्रूफ मेंटेन करना है, ओके सर, जो आप अटेंडेंस दोगे मैं आगे जमा करा दूंगा। ओके सर। और सर वो कुछ बच्चों का इंटरनेट का इशू है सर, जो है वो साउथ पंजाब से हैं, उनका सर क्या करना है? देखो जो मसले हैं वो ज़िंदगी में हर एक के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो जी सर। उनके मसलों को हल करना उनकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर उनकी अटेंडेंस का इशू आएगा ना? वो मैनेजमेंट जाने और वो स्टूडेंट जाने। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे
और अगर खुदा ना खास्ता किसी को एक मुश्किल वक्त आया तो उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। आप लोगों ने उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि ये जो वक्त गुजर रहा है इसके अंदर नाउमीदी बहुत फैली हुई है। तो नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें, लेकिन उम्मीद को हाथ से ना जाने दें। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।